प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में आधारभूत बातें पढ़ेंगे। आप हमारा ये वीडियो s.r.classes यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो इसके बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले बताना चाहिए प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अपरिभाषित, इसको बच्चों अपरिभाषित बोलते हैं या फिर अपरिमित भी बोलते हैं, तक चलती है। सभी हमारी क्या कहती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लगातार चलते चलते कहाँ तक पहुंच गई? अपरिमित या परिभाषित तक पहुंच गई। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि हम छोटी कक्षाओं में सबसे पहले जाते हैं स्टार्टिंग में स्कूल के अंदर, तो हमें क्या सिखाया जाता है कि बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं बच्चों? प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के पश्चात हमारे आता है पूर्ण संख्या, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसे हमें थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, यानी कि पुनरावृत्ति करनी किस लिए जरूरी है? क्योंकि हमें जब तक वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा, अध्याय के बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक हम अध्याय के ऊपर कार्य नहीं कर सकते। तो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। जैसे जैसे बच्चों, तो आप नर्सरी क्लास से फर्स्ट पहली कक्षा में जाते हो तो आपको पता लगता है कि संख्याएं 1 से नहीं 0 से शुरू होती है। जब आपके टेस्ट होते हैं तो कभी कभी आपको मिलता है 0 अंडा, तो 0 से स्टार्ट होती है शून्य, जिसे हम कहते हैं गणित की भाषा में। तो शून्य से संख्या जो शुरू होती हैं वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अपरिमित या परिभाषित चलती हैं, कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसमें जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आखिरी में अपरिभाषित। इसके पश्चात आता है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? संख्या रेखा पर वे सभी संख्याएं धनात्मक जो कि है और जो कि ऋणात्मक संख्या है, वो सभी क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि जो हमारी घटा की संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पद, और जो जमा की होती है उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पद। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ से देखें ध्यान से, ये सभी संख्या हमारी क्या है? ऋणात्मक। जिन संख्याओं के सामने घटा का चिन्ह लगा हो सब क्या होंगी? ऋणात्मक। व जिन सभी संख्याओं के सामने हमारा क्या चिन्ह लगा होगा? जमा का, वो सब क्या होंगी? धनात्मक। या फिर हम ये कह सकते हैं पूर्णांक जो घटा के अपरिभाषित से शुरू हो व जमा के अपरिभाषित पर समाप्त हो, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। अब मेरा आप सबसे सवाल ये उठता है कि शून्य क्या है? व्हाट इज शून्य? शून्य है क्या? तो आपको याद रखना है बच्चों कि शून्य न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यदि आप इस बात को बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये आप खुद हैं और ये आपके दोनों हाथ हैं। आपके एक हाथ की तरफ क्या है? धनात्मक है और दूसरे हाथ की तरफ क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है। और आपका ये गर्दन है, ये मान लीजिए हमारा क्या है? शून्य है। आप अपनी गर्दन को ऋणात्मक की तरफ ले जाकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि शून्य कहाँ होना चाहिए। या फिर आप उसे धनात्मक की तरफ ले जाके देखिए और अपने शरीर के पोज को जरा शीशे के अंदर देखिए, आपको पता लगेगा कि शून्य कहाँ होना चाहिए। वो ना ही तो धनात्मक में ना ही ऋणात्मक में। आपकी गर्दन जिस प्रकार एकदम सही स्टिक बीच में रहनी चाहिए, उसी प्रकार शून्य भी ना तो धनात्मक की तरफ है और ना ही ऋणात्मक की तरफ है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा क्या? प्रिमेय संख्या। तो हमारी बात थी प्रिमेय संख्या। तो प्रिमेय संख्या वे होती है बच्चों, वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह जहां हमारा p और q दोनों क्या हो? सहअभाज्य संख्या है और q नहीं बराबर शून्य है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपका 1/2, 3/4, 5/7, 2/9, 3/7 आदि। अब हमारा यहाँ से सवाल बनता है कि सहअभाज्य संख्या क्या है? हमने कहा कि आपको सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या है ऐसा संख्याओं का युग्म जो जिसका में से एक हो, यानी कि महत्तम स्वावर्ती का क्या हो? एक। जैसे कि यदि हम देखें कि ऊपर एक और नीचे दो, दोनों एक के अलावा किसी से भाग नहीं होते,
3 और 4 इसके अतिरिक्त 1 के अलावा किसी से भाग नहीं होते। 5 और 7 1 के अतिरिक्त किसी भाग नहीं हो सकते। 2 और 9 भी 1 के अतिरिक्त किसी भाग नहीं हो सकते। 3/7 भी 1 के अतिरिक्त किसी भाग नहीं हो सकते। तो ये सभी हमारे क्या है, प्रीमिय संख्या है। तो इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या हम हमारी संख्याएं जैसे कि, तो प्रश्न यह बनता है कि अब हमारे पास कि 1 2 3 4 5 6 ये जो संख्या है हमारी, क्या ये भी प्रीमिय संख्या है, हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर है बच्चों हाँ, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह जहाँ p/q यानी कि जो हमारा p/q वो सहभाज्य संख्याएं हैं और q नहीं बराबर 0 है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीमिय संख्या कहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो अगर किसी की संख्या कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। और यदि इन सब के नीचे 1 लगा दें तो सबसे पहले तो p/q के रूप में क्या होगी, हमारी व्यक्त होगी। फिर दूसरा कहता है कि q नहीं बराबर है 0, तो सब में q का मान क्या है, 1 है। दूसरी बात अब क्या कहता है कि सहअभाज्य, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों संख्या 1 से भाग होती है, ये दोनों भी 1 से, ये दोनों भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से। तो ये जो परिभाषा है इसको ये पूरे तरीके से जो है संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारी सभी संख्याएं क्या होंगी, प्रीमिय संख्याएं होंगी। इसके बाद आता है हमारा अप्रीमिय संख्याएं। अप्रीमिय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अप्रीमिय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हमारा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, वर्गमूल 17, वर्गमूल 19, इस प्रकार की संख्याएं हमारी सभी क्या आती हैं, वे संख्या आती हैं जिन्हें हम किस में नहीं व्यक्त कर सकते, p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है, वे सभी संख्याएं हमारी क्या जाएंगी, अप्रीमिय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन यहां से एक प्रश्न और भी आता है कि क्या पाई अप्रीमिय संख्या है, तो हाँ पाई अप्रीमिय संख्या है, परंतु क्या कह रहा हूं बच्चों आपसे, परंतु हमारा जो ये पाई का मान है 22/7 ये क्या है, प्रीमिय है। और ये क्या हमारा जो चिन्ह है पाई का ये अप्रीमिय है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, प्रीमिय अप्रीमिय के अंतर। इसके बाद आता है हमारा, जिस पर हमारा अध्याय या इकाई आधारित है, वास्तविक संख्या। तो बच्चों वास्तविक संख्या सभी प्रीमिय व अप्रीमिय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या सभी प्रीमिय व अप्रीमिय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। मैंने प्रीमिय व अप्रीमिय संख्याओं का समूह क्यों कहा है, क्योंकि यदि हम ध्यान दें तो हमारी जितनी प्राकृत संख्या होती हैं वो सभी क्या आती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जहाँ पर पूर्ण संख्या के अंदर 0 है, 0 के अतिरिक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी क्या है, प्रीमिय संख्या है। उसके पश्चात हमारा आता है पूर्णांक। यदि हम ध्यान से देखें तो सभी जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक के अंदर होती हैं, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक पदों को मिलाकर क्या, 0 सहित हमारे क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं संख्या रेखा के ऊपर सभी, मैंने आपको पीछे बताया है। तो उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, प्रीमिय संख्या की, अगर प्रीमिय संख्याओं की बात करें तो हमारे पास जितने भी पूर्णांक है वो सभी किस में आ जाते हैं, प्रीमिय संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। और अप्रीमिय संख्याओं के अंदर वे सभी संख्या आ जाती हैं जो प्रीमिय संख्या के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए प्रीमिय और अप्रीमिय का समूह क्या बनाता है, हमारा वास्तविक संख्या बनाती है। वे सभी प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम सोच सकते हैं, वास्तविक रूप में देख सकते हैं, वो सभी क्या जाएंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब हमारा आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें a बराबर b/q जमा r होता है। और जो आपका r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा, b से छोटा रहेगा। अब हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हमने बचपन के अंदर भाग किया था तो उसमें था कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल।
ये हमारे भाग के सवाल के अंदर उत्तर की जांच में इस्तेमाल किया जाता था। यदि आपने पढ़ा हो तो सबने पढ़ा होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य जिसे भाग किया जाएगा, भाजक जिसे भाग किया जा रहा है, भागफल जो भाग देने पर आता है, शेषफल जो बचता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका आर क्या है बच्चों, शेषफल, और क्यू क्या आपका भागफल, और भाजक कौन है आपका बी, और भाज्य क्या है ई। तो अब इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ये जब तक यूक्लिड विभाजन विस्थापन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आर का मान 0 के बराबर नहीं आ जाएगा, तब जाकर हम इससे रुकेंगे। और इससे हमारा जो है, इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, मैथ से ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक, वो ज्ञात हम इससे करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, जिसे लिखा जाता है बी गुणा क्यू जमा आर। हमें पता है यदि शेषफल इसके बराबर आ जाता है तो हमारा सवाल गलत है, या फिर इससे बड़ा आ जाता है तो भी हमारा सवाल गलत है। यहाँ पर ये जो इस्तेमाल किया गया है, ये इसको आप ये मत जोड़ना कि आर का जो मान है वो बी से भी छोटा हो रहा है, नहीं, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आर का मान बी से बड़ा होता है। ये आपके 11वीं 12वीं की कक्षाओं के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे चिन्ह। इसका मतलब ये था कि अगर दोनों तरफ एक जैसे चिन्ह लगा रखे तो इस तरफ वाले का मतलब होता है छोटा, और फिर अगर ये चिन्ह यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या था, ये इससे एक से छोटा, एक से बड़ा। ठीक है, दोनों तरफ हम छोटा नहीं इस्तेमाल कर सकते इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारा आता है आगे HCF और LCM। HCF जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किंतु हमारी हिंदी की भाषा में से कह सकते हैं हम मैसे, यानी कि महत्तम समापवर्तक। क्या कहा गया बच्चों, इस बात पे ध्यान रखना कि महत्तम समापवर्तक, ये हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बच्चों, जो हमें संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के प्रत्येक उपविनिष्ट अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उपविनिष्ट अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसके बाद आता है इसके अंदर हमारा LCM। LCM मतलब कि इंग्लिश में यदि कहा जाए तो लिस्ट कॉमन फैक्टर, और यदि हम बात करें हमारे हिंदी भाषा के अंदर, गणित की जो हिंदी भाषा होती है उसके अंदर बात करें तो इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। देखो बच्चों, महत्तम के अंदर क्या लिखा है, समापवर्तक, लघुत्तम के अंदर क्या लिखा जाता है, समापवर्त्य। हम यहाँ पर भी काफी समय गलतियां करते हैं, इन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। हमारा होता क्या है लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है कि संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। कहने का तात्पर्य कि जैसे कि हम इसमें उपविनिष्ट निकालते हैं वैसे ही हमें उपविनिष्ट निकालने हैं, परंतु यह छोटी घात की जगह से लेंगे हम बड़ी घात का, और बड़ी घातें लेने के पश्चात अगर कोई संख्या बच जाती है तो उन सब का गुणनफल मिलाकर जो बनता है हमारा क्या बनता है, लघुत्तम समापवर्त्य। ये कार्य हम जो है चौथी पांचवी कक्षाओं में या फिर पांचवी छठी कक्षाओं के अंदर कर चुके हैं। लेस है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है बच्चों। अब इसके अंदर हमारे कुछ और महत्वपूर्ण जो है सूत्र बनते हैं वो मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि HCF और LCF के क्या क्या सूत्र हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होगा बच्चों, देखो जैसे कि हमने दो संख्याओं का HCF निकाला है और LCM निकाला है दोनों का, तो HCF गुणा LCM का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। या फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका HCF गुणा LCM होगा। अब हम यहाँ से क्या क्या सूत्र बना सकते हैं, और देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें
HCF निकालना है, हमें दिया क्या गया है, LCM दिया गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों, यहां से हम कह सकते हैं बच्चों की HCF बराबर क्या होगा हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM दी में दोनों संख्या का गुणनफल दे रखा है, LCM दे रखा है, तो हम HCF इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें निकालना क्या हो, LCM निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल को किससे भाग कर देंगे, HCF से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। अगला बच्चा हमारा दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का हमारा दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार जो है हमारा आगे जाकर फिर पुनः दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो जिसमें से होता है हमारा क्या, पुनः आवृत्ति, एक होता है अनावृत्ति। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो दशमलव प्रसार है इसमें से शांत दशमलव प्रसार हमारा किसका होगा, परिमेय संख्या का, और अशांत दशमलव प्रसार के अंदर भी पुनरावर्ती हमारा किसका होगा, परिमेय संख्या का। परंतु जो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है हमारा, ये दशमलव प्रसार हमारा किसका होगा, अपरिमेय संख्याओं का। किसका होगा बच्चों, अपरिमेय संख्याओं का होगा। अब इनके बारे में किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, बताते हैं आगे। शांत दशमलव प्रसार मैंने आपके लिए पहले लिख दिया अभी। शांत दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार होता है जिसके अंदर हमारा जो दशमलव प्रसार होता है किसी एक निश्चित संख्या पर समाप्त हो जाए। जैसे कि 7/2, 7/2 को जब हम भाग करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3/5 आता है। 1/2 को जब हम भाग करते हैं तो कितना आता है हमारा, 0.5 आता है। यानी तो इसको भाग करते हैं तो भागफल के अंदर भागफल जो है किसी एक निश्चित संख्या पर समाप्त हो जाता है और शेष के अंदर क्या जाता है हमारा, 0 आता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि और उनके प्रकार बता दिए किस प्रकार के होते हैं, सभी क्या हमारा दशमलव शांत प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल 0 न हो, वह भागफल किसी एक निश्चित संख्या पर समाप्त न हो, तथा कोई संख्या या संख्या समूह बार बार आवृत्ति हो किसके अंदर, भागफल के अंदर, तो वो क्या कहलाता है हमारा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि 1/3 को जब आप भाग करते हैं तो 0.3333333 लगातार चलता रहता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। 1/6 जिसको हम करते हैं, इसको जब हम करते हैं 1/6 करते हैं तो इसके अंदर भी इसी प्रकार से हमारा आता है। जैसे कि 0.66666 जो चल रहा है, इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो 6 जो है बार बार आ रहा है, 6 की क्या इसके अंदर आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार का दशमलव प्रसार हमारा कहता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसके बाद आता है बच्चों हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इस दशमलव प्रसार में शेषफल 0 नहीं होगा। सबसे पहले तो वह भागफल में कोई भी संख्या या संख्या का समूह बार बार नहीं आएगा, जैसे कि पीछे आवृत्ति के अंदर आया था, और भागफल किसी निश्चित संख्या पर समाप्त भी नहीं होगा। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, 0.010, फिर 1 2 बार 0, फिर 1 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0, फिर 1। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो यानी कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी संख्या बार बार आवृत्ति पर नहीं आ रही है। जैसे कि अब ये देख लीजिए, 1.4 1 4 2 1 3 5 6 7 8 1 9 2 3, इसमें कहीं पर भी कोई भी संख्या या समूह बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को नहीं दोहरा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और इसके अंदर एक स्पष्ट बात नोट यह है कि यह दशमलव प्रसार सिर्फ किसका होगा हमारा यह दशमलव प्रसार हमारा केवल किसमें मिलेगा, अपरिमेय संख्या के अंदर ही पाया जाएगा। और दशमलव प्रसार की कुछ याद रखने की बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके लिए पहले नोट कर दी है, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या फिर क्या होगा, शांति रहेगा। यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार या तो अशांत आवृत्ति होगा या फिर शांत होगा।
या फिर इसका विपरीत भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है तो वह संख्या कैसी होगी, प्रीमय संख्या होगी। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि दशमलव प्रसार देखकर बताइए कि भाई आपका जो संख्या वो प्रीमय है, तो यदि हम देखते हैं यदि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है तो वह संख्या कैसी होगी, हमारी प्रीमय संख्या होगी। इसी प्रकार अप्रीमय संख्या के लिए भी हमारे पास क्या कि अप्रीमय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। या हम इसका विपरीत भी कह सकते हैं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार यदि क्या है, अशांत अनावृत्ति है तो वह संख्या कैसी होगी, अप्रीमय संख्या होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि प्रीमय संख्या के अंदर हम कोई भी अप्रीमय संख्या जोड़ते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है यदि प्रीमय संख्या के अंदर हम अप्रीमय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वह अप्रीमय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा, यदि प्रीमय संख्या के अंदर से कोई भी अप्रीमय संख्या घटाते हैं तो भी हमें परिणाम में अप्रीमय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रीमय संख्या के गुणा में यदि अप्रीमय संख्या करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अप्रीमय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रीमय संख्या को या तो अप्रीमय संख्या से भाग दें या अप्रीमय संख्या को प्रीमय संख्या से भाग दें तो भी हमारा भागफल जो है वो अप्रीमय संख्या ही प्राप्त होगा। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 की जो है आधारभूत बातें समाप्त हुई। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो देख रहे थे s.r.क्लासेस पर। धन्यवाद।